इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवर, भरतपुर। किसानों की सेवा के लिए तैयार सरसों अनुसंधान निदेशालय। सरसों की उन्नत किस्में और तकनीकों का करे विकास। सरसों अनुसंधान निदेशालय उन्हें पहुंचाए किसानों के पास। सरसों की वृद्धि किसानों की अभिवृद्धि, जिससे होगा परिवार का उत्थान। किसानों की सेवा के लिए सरसों अनुसंधान निदेशालय लाया है वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार के अवसर। प्रशिक्षण कार्यक्रम देगा जानकारी वैज्ञानिक गतिविधियों और अनुसंधान की। किसान मेला, जिसमें आप देख पाएंगे नई नई पद्धतियों और प्रयोगों को। प्रथम पंक्ति प्रदर्शन देता है करके सीखने का मौका। टीवी, रेडियो, अखबार में ले पाएंगे जानकारी सरसों की उन्नत खेती के बारे में। इन सब के माध्यम से सरसों की उन्नत किस्मों और तकनीकों की जानकारी किसानों को देकर सरसों का उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निदेशालय सदा सेवारत है। रेडियो कृषि पाठशाला कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार राज भाई। नमस्कार देव भाई। राज भाई, कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सावधानी के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। और ये बात राज भाई जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है, क्योंकि हम अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी काम में कर देते हैं तो उसका जो परिणाम हमारे अनुकूल नहीं मिलता, यानी हमें प्रतिकूल प्रभाव उसका देखने को मिल जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है देव भाई। और कहा भी जाता है एक कार्य का जो हमारा लक्ष्य है, यदि हम उसे छोड़ देते हैं और अन्य कार्यों को भी संभालने की चेष्टा करते हैं तो निश्चित तौर से कोई भी कार्य सही नहीं होता। यानी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और जहां तक बात सरसों की फसल की है, क्योंकि रेडियो कृषि पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं को सरसों पर आधारित क्रमबद्ध तरीके से जानकारी किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और जहां तक सरसों की फसल की बात है तो अब हमारे किसान भाइयों की सरसों की फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है और अब उनमें कीट और व्याधियां लगने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, और उसके उपचार के लिए हम विविध प्रयास करते हैं, लेकिन उन प्रयासों को हम आगे के पाठ में जरूर उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे श्रोताओं को सुनवा दें एक लोकगीत। बिल्कुल।
देव भाई, ये लोकगीत आपने सुनवाया और लोकगीत के साथ अब जानकारी की बात भी करनी होगी। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे रोग और कीटों की बात होती है, वहीं कुछ प्राकृतिक रूप से आपदाएं भी होती हैं। कहीं नमी ज्यादा हो गई तो फफूंद लगने का भय होता है और इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं सरसों फसल में कीटनाशी का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही फफूंदनाशी का प्रयोग भी वो करते हैं और इनके प्रयोग में कुछ ना कुछ सावधानी जरूरी है। जी हाँ, और इसी विषय पर आज हम श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका विषय है सरसों फसल में कीटनाशी और फफूंदनाशी प्रयोग में सावधानियां। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुदयाल मीणा, और इनसे बातचीत कर रहे हैं सत्यव्रत सिंह। तो लेते हैं ये जानकारी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब। जो कीटनाशी और फफूंदनाशी सरसों की फसल में इस्तेमाल होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनका आज के शोधों के संदर्भ में जी किसानों के लिए आपका क्या सुझाव? देखिए, आजकल कृषि में फसलों की अधिक पैदावार लेने के लिए जो रसायन है, दवाइयाँ हैं, उनका थोड़ा सा प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है। और फसलों में कम पैदावार के कई कारण हो सकते हैं। कीड़े हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है और खरपतवार होती है, जिसके लिए किसान भाइयों को इन दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए बुआई से पहले बीज का उपचार करना पड़ता है। बुआई के बाद में कीट नियंत्रण के लिए पाउडर छिड़कना पड़ता है और समय समय पर जो बीमारियां आती है उनके बचाव के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग किसान भाइयों को करना पड़ता है जी। इसमें से ज़्यादातर जो रसायन है, कीटनाशी है या फफूंदनाशी है, वो जहरीले होते हैं, जिनका प्रयोग भी आवश्यक है और उससे ज़्यादा प्रयोग करने में सावधानी बरतना और भी ज़्यादा आवश्यक है। यदि इन रसायनों का हम सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करते हैं तो ये आदमी पे और जीव जंतुओं पे बहुत घातक प्रभाव छोड़ते हैं जी। इसलिए किसान भाइयों को विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए और समय समय पर जब भी आप प्रयोग करें तो इसमें क्या क्या सावधानी किसान भाइयों को रखनी चाहिए। कब इस्तेमाल किया जाए? देखिए, किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हानिकारक जो कीटाणु है या जीव है उनकी निगरानी उनको पर्याप्त समय देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी जो कीट हैं या बीमारी के फफूंद हैं उनके लिए प्राकृतिक रूप से भी उनके शत्रु होते हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं। इसको हम प्राकृतिक नियंत्रण कहते हैं कि उसकी सफलता का हमें प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन जब उसका प्रकोप कीट का या बीमारी का बढ़ता दिख रहा हो तभी हमें इन दवाओं का प्रयोग खेत में छिड़काव और बुरकाव के लिए करना चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ, मान लो कोई सरसों की फसल में कीड़ा लगा जी, तो जब तक उसमें उस कीड़े के भी दुश्मन कीड़े हैं, मतलब वो जो लाभकारी हमारे लिए तो लाभकारी होंगे, तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो अगर कमजोर पड़ जाए जी तभी कीटनाशी का इस्तेमाल किया जाए। तो ये अनुपात तकरीबन कितना रखना पड़ेगा? देखिए, फसल में हानिकारक कीटों तथा लाभकारी कीटों का अनुपात 2:1 हो तो रसायन के छिड़काव की जरूरत नहीं है। शत्रु कीट की संख्या बढ़ने लगे तो लाभकारी जो कीट होते हैं उनकी संख्या कम होने पर कोई प्रभावी दवाई आपको छिड़कनी चाहिए, जिसमें आपका रसायन अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मतलब अगर मित्र कीट 1 है और फसल का दुश्मन कीट जो है वो 2 है, तब तक आपको रसायन की जरूरत नहीं। तो फिर इसको ऐसे खड़ी फसल में कैसे निगरानी का तंत्र? हाँ, इसके लिए देखो, निगरानी के लिए आपको हमेशा खेत की देखभाल जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो मित्र कीट है, जैसे कि आप सपोज करो कि आपके चेपा आता है तो चेपा के लिए आपका मित्र कीट भी होता है उसमें, तो आपको देखना चाहिए जो लाल चितकबरे से कीट होते हैं वो इस चेपा को खाते हैं, तो उनकी निगरानी आपको देखनी चाहिए कि अगर वो अधिक संख्या में है तो आपको छिड़काव की जरूरत नहीं है, वो चेपा को खा लेते हैं। इसी तरह से आपका जो तनागलन रोग वगैरह है तो आपको देखना चाहिए कि ट्राइकोडर्मा हमारे खेत में है, जब नमी खेत में रहती है तो हरा हरा सा आपकी जमीन पर फंगस की ग्रोथ दिखती है ट्राइकोडर्मा की, जो कि इस कीट को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसके स्क्लेरोसिया जमीन में पड़े हुए होते हैं, मतलब इस रोग को नियंत्रित करता है ट्राइकोडर्मा। जी हाँ, तो इस तरह से हमें तो अगर वो जमीन में दिखाई दे रही है हरा हरा सा, तो मतलब वो एक फसल के लिए अच्छी बात है। और आपके जो जमीन से पैदा होने वाले जो फफूंद हैं उनको नियंत्रित करता है। तो रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का जब हमको इस्तेमाल करना ही पड़े तो फिर हमको छिड़कना पड़ता है, और सरसों की फसल उस समय पर बड़ी हो चुकी होती है, क्या सावधानी फिर उसको बरतनी होगी? देखिए, सभी जो दवाइयाँ हैं वो जहरीली तो होती ही है
और उनका जब भी उपयोग करें तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य पर उनका हानिकारक प्रभाव न पड़े। साथ ही कीट एवं रोग पर उचित नियंत्रण को लेकर किसान भाइयों को जो प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक है उनमें से है, जैसे कि आप किसान भाई दवाई खरीदने दुकान पे जाते हैं तो उस समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ खेत में कौन सा रोग लगा है या कौन सा कीट लगा है, उसको लेके आप कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं या कर्मचारी हैं उनके पास में आप लेके जाएं तो वो जो उसके बारे में सिफारिश करें वही कीटनाशक या फफूंदनाशक आपको खरीदना चाहिए। उसके बाद में जो भी आप दवाई खरीदते हैं उसका आप बिल अवश्य प्राप्त करें। विक्रेता जो है उससे आप दवाई का बिल अवश्य लें, और जब दवाई आप ले रहे हैं तो उस समय आप उसको पढ़ के देख लें कि वो अवधि पार तिथि का तो नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं जी, या आपका कोई डिब्बा है या बोतल है या उसमें कहीं लीकेज या रिसाव तो नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम उसको खरीद के घर ले जाएंगे तो घर आपको उसका भंडारण जो करना है रखना है वो सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। अच्छा, प्रयोग से पहले घर में रखने का तरीका भी मतलब खास होना जरूरी है जी। इसका। हाँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही आप दवाई खरीदें। उसके बाद में डिब्बे को वैसे के वैसे आप ले जाके रखें, नहीं कि आप एक बोतल से दूसरी बोतल मुंह डेल दें या बच गया तो उसकी दूसरी बोतल में रख दें। तो आपका जो मूल पैकेज है, डिब्बा है या बोतल है, उसी में रखना चाहिए, और आपका ठंडे स्थान में उसको धूप से बचा के रखना चाहिए, और उसका ढक्कन वगैरह टाइट बंद करके रखना चाहिए। और अलग अलग आप रखो, फफूंदनाशी को अलग रखो, कीटनाशी को अलग रखो, और जो आपका शाकनाशी है उनको अलग रखना चाहिए। और देखो ताले में बंद रखना उसको आवश्यक है, बच्चों की पहुंच से दूर हो, परिवारजनों की पहुंच से दूर होना चाहिए। और जब इस्तेमाल करना हो तो उससे हमको पहले कोई सावधानी, देखो फिर आपको इस्तेमाल करते समय एक बार फिर पुनः आपको देखना चाहिए कि उसकी अवधि पार तिथि तो नहीं चलेगी। तो अवधि पार तिथि का होगा तो उसमें आपका फसल पर भी उसका हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे पहले देखें कि इसका जो एक्सपायरी डेट है उसको जांच लें। उसके बाद में जो मशीनें हैं, आपका स्प्रेयर है, डस्टर है, उन मशीनों को अच्छे से साफ करके और खाली चला के जांच कर लें कि वो सही मात्रा में आपका रसायन का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप आता है कि उसकी माप कैसे करें। तो आपको जिस मात्रा में बताया गया, जैसे कि आपको कीट के लिए जैसे कि डाईऑक्सीमिथाइल छिड़कना है आपको चेपा के लिए, तो उसके लिए 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कना पड़ता है। तो वो आप उसको माप के ही आप घोल तैयार करें। यहीं पर डॉक्टर साहब बड़ी गड़बड़ है जी। अब 1 ml जब लेने की कोशिश करते हैं तो किसान भाइयों का मन नहीं बढ़ता, क्योंकि 1 ml दवाई तो बड़ी कम सी होती है। देखिए तो वो फिर क्या है, डिब्बा उसका ढक्कन आता है वो माप के अनुसार आता है। हाँ। उसके कागज जो आता है साथ में उसमें लिखा होता है कि ये 5 ml का है या 10 ml का है, या अलग से वो कई बार वो माप वाला भी आपको दे देते हैं जिसे माप के डालना चाहिए। फिर आपका तौल का आता है, जैसे कि आपका सफ़ेद रौली है या आपका काला धब्बा रोग है, इनके लिए मैनकोजेब दवाई छिड़कने की आवश्यकता होती है। तो उसमें आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़कनी होती है। तो उसको आप उसी मात्रा में नाप के घोल तैयार करके, मान लीजिए हमें 10 ml या 15 ml दवाई डालनी है जी, या 1 लीटर में 1 ml दवाई डालनी है, जी। तो जैसे डाली किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी जो है ना थोड़ा सा और डाल दो तो फिर वो ज़्यादा हो जाती जाता है। हाँ, तो यही मतलब फसल पे और गलत असर डालता है। देखिए आपको सही मात्रा में दवाई होनी चाहिए, न कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम रहेगी तो वो प्रभावी नहीं होगी, ज़्यादा होगी तो वो दुष्प्रभाव डालेगी। तो इसलिए आपको सही माप करके काम में लेना चाहिए। घोल बनाते समय आपको सामान्य तौर से 1 से अधिक रसायनों को मिलाकर घोल नहीं करना चाहिए। कई बार अनजाने में या कई लोग जानकारी नहीं होने पे ये बता देते हैं कि आपका सब चीज़ों को मिला के घोल दे दो, तो वो ठीक नहीं है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी रसायन को आप अलग से प्रयोग करें। और जब स्प्रेयर और डस्टर आपका काम में आ जाए तो उसको वापस खाली करके धो के ढक्कन बंद करके रखें। और उपयोग करते समय क्या क्या हमको सावधानी बरतनी होगी? जब हम दवाइयाँ के लिए डस्टर और स्प्रेयर वगैरह चलाते हैं तो उस समय आपको दस्ताने वगैरह, नाक पे रुमाल कपड़ा बांध लेना चाहिए, आंखों पे चश्मा वगैरह लगाना चाहिए और शरीर को ढक के रखना चाहिए। कई बार करते हैं कि अपन कपड़े खोल के फिर स्प्रेयर करने लगते हैं तो वो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। हल्का सा दवाई उस समय चलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चला कि आपके वो बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। तो आप शरीर को बचा के रखें। और
कोई भी खुला घाव वगैरह है उसको खुला नहीं छोड़ें, उसमें मोटी पट्टी बांध लें। छिड़काव वगैरह आपको शाम के समय करना चाहिए जब हवा नहीं चल रही हो, और बुरकाव वगैरह जो है वो हवा की दिशा में ही करें। छिड़काव या बुरकाव जो भी है जिधर हवा चल रही है उधर की दिशा में आप करें, और इस प्रकार से करें कि आपका जो पौधा की पत्तियां हैं वो पूरी तरह से भीग जाए, उसको दवाई पूरी तरह से चिपक जाए। इस तरह से आपको उसका बुरकाव या छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जो कई किसान भाई लापरवाही करके कभी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, तो बुरकाव और छिड़काव के समय आपको इनसे परहेज करना चाहिए जी। और दवाई छिड़क दी खेत में तो थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चे, पशु पक्षी वगैरह खेत में ना आवे। उपयोग के बाद में उसके बाद में जो आपने डस्टर या मशीन जो भी काम में लिए उसको आप अच्छे से साफ़ करें, साबुन वगैरह से अपने हाथ धो लें, कपड़े वगैरह धो के और साफ़ करें। और जो भी व्यक्ति इसका दवाई का प्रयोग किया है उसको साबुन से नहाना भी चाहिए और कपड़े भी साबुन से धो लेना चाहिए। साफ सफाई अपनी भी जो है ना करके, क्योंकि कोई जरा भी दवाई अगर रह गई है वो शरीर के अंदर तो नुकसान ही करेगी, वो नुकसान ही करेगी। और किसानों के स्तर पे जो कीटनाशी की परेशानी कभी कभी हो जाती है, उसका जहरीलापन है ना, उसका कारण क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि किसानों को उसका ज्ञान नहीं होता है, और ज़्यादातर किसान उसको सुरक्षा प्रदान करने में जो साधन उपयोग में लेते हैं जैसे दस्ताने, मास्क या चश्मा या जो कपड़े पहनते हैं उन पर लापरवाही करते हैं। तो किसान भाइयों को कीटनाशकों के प्रयोग संबंधी सावधानियों का भी अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए ये सब परेशानियां में उसका जहर का असर हो सकता है। तो प्राथमिक अगर परेशानी हो रही है किसान को तो उसके लिए कुछ प्राथमिक उपचार आप बताएंगे? देखिए, किसानों को जो दवाई छिड़कते हैं उनको अगर जहर का असर महसूस हो रहा है, जैसे कि चक्कर आना या शरीर में भारीपन लगना, पेट दर्द होना, सिर दर्द या उल्टी का मन करना, ये सब लग रहा है तो उसको प्राथमिक चिकित्सा अवश्य लेनी चाहिए जी। और सभी सावधानियां रखने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति दवाइयों का शिकार हो जाए तो उसको जल्दी से डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए। और जहरीली दवा का प्रयोग अगर हो गया हो तो डॉक्टर उनको एट्रोपिन का 1 ml का इंजेक्शन लगवाते हैं, जो डॉक्टर से संपर्क करके ही उसको देना चाहिए जी जी। और रोगी को तुरंत अपने जो पास का अस्पताल है या डॉक्टर है उसके पास में ले जाके ये सब इलाज कराएं, अपनी तरफ से न करें। तो ये जो छिड़काव बुरकाव है इसका समय आपने बताया था शाम के समय ही करना जरूरी होता है? देखिए, शाम के समय इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आपके लाभकारी कीट हैं जैसे मधुमक्खियाँ हैं जो आपके इसमें परागण के ये सब में फसल में लाभकारी हैं, तो इनकी क्रियाशीलता जो ये है अपना काम दिन में करती रहती है और शाम के समय ये अपने घरों में लौट जाती हैं, तो उस समय ये आपकी दवाई के चपेट में नहीं आएंगी, मरेंगी नहीं मतलब। इसलिए आपको शाम के समय करना चाहिए। जो पाउडर है उसका बुरकाव सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि जो हानिकारक कीट है वो सुबह निकले हुए होते हैं, बाद में धूप में वो अपने ढेलों के नीचे जाके छुप जाते हैं। तो जब निकले हुए हों तो सीधा उन पर दवाई का प्रभाव होगा, तो उसको बुरकाव सुबह करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कीटनाशी और फफूंदनाशी को मिला करके किया जा सकता है? जहाँ तक कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा को मिलाकर छिड़काव करने की बात है तो मैनकोजेब फफूंदनाशक एवं मोनोक्रोटोफास या डाइमेथोएट कीटनाशक को मिलाकर भी छिड़काव किया जा सकता है, जिससे आपके चेपा या सफेद रोली और तुलासिता रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये मिला करके किया जा सकता है जी हाँ। तो इसमें थोड़ा खर्चा बच जाएगा, अपना मेहनत बच जाएगी। हाँ जी। और जिंक की कमी वाले इलाके जो हैं वहाँ पर जिंक का छिड़काव वगैरह? देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में यदि बुआई से पहले जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया गया है तो 500 लीटर पानी में 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 1 किलोग्राम भुजे चूने का घोल बनाकर फिर छानकर पौधे की 30 दिन की अवस्था से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमने सावधानियां फफूंदनाशी और कीटनाशी का जब हम इस्तेमाल सरसों की फसल में करेंगे और वो जब मान लो कोई कीट लग रहा है या कोई रोग आ गया है फसल में तो हमको दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन किस अवस्था में करना है, कितनी मात्रा हमको लेनी है, वो सारी चीज़ें हमको एक जो संस्तुति की जाती है वैज्ञानिक के द्वारा उसके हिसाब से लेनी चाहिए। और सावधानी इसमें ये बरतनी है कि दवा का इस्तेमाल वैज्ञानिक तरीके से हो, जिससे हम पर कोई असर नहीं आए, हमारी फसल पर कोई बुरा असर नहीं पड़े और हम अपनी फसल को इन कीट और रोगों से सुरक्षित बचा सकें। डॉक्टर प्रभुदयाल मीणा जी, आपने जो जानकारी दी है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देव भाई, इस पाठ के माध्यम से आपने काफी सटीक जानकारी दिलवाई, यानी सरसों फसल में कीटनाशी और फफूंदनाशी के प्रयोग में
क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुदयाल मीणा। इनसे बातचीत कर रहे थे सत्यव्रत सिंह। और इस जानकारी में राज भाई, हमारे किसान भाइयों ने सुना होगा कि जब आप कीटनाशी और फफूंदनाशी का प्रयोग कर रहे हों तो क्या सावधानी रखनी है, यानी प्रयोग करने से पहले, प्रयोग करते समय और प्रयोग करने के बाद क्या क्या सावधानियां उनको रखनी है, उसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिल गई होगी और निश्चित रूप से वो इस जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये बात तो वहाँ चरितार्थ हो जाती है जैसा आपने आरंभ में कहा था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी, तो अब इस दुर्घटना को टालने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि श्रोताओं का मनोरंजन किया जाए इस लोकगीत के माध्यम से। हमारे किसान भाइयों ने अभी इस लोकगीत का आनंद लिया और राज भाई, आज की जो कड़ी है उसको संपन्न करने का समय आ गया है, लेकिन श्रोताओं से अनुमति लेने से पहले हम करेंगे एक वायदा। और वो वायदा ये, आज ही के दिन इसी समय एक नई जानकारी यानी एक नया पाठ लेकर आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए करें स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। किसानों की सेवा के लिए तैयार सरसों अनुसंधान निदेशालय। सरसों की उन्नत किस्में और तकनीकों का करे विकास। सरसों अनुसंधान निदेशालय उन्हें पहुंचाए किसानों के पास। सरसों की वृद्धि किसानों की अभिवृद्धि, जिससे होगा परिवार का उत्थान। किसानों की सेवा के लिए सरसों अनुसंधान निदेशालय लाया है वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार के अवसर। प्रशिक्षण कार्यक्रम देगा जानकारी वैज्ञानिक गतिविधियों और अनुसंधान की। किसान मेला, जिसमें आप देख पाएंगे नई नई पद्धतियों और प्रयोगों को। प्रथम पंक्ति प्रदर्शन देता है
करके सीखने का मौका। टीवी, रेडियो, अखबार में ले पाएंगे जानकारी सरसों की उन्नत खेती के बारे में। इन सब के माध्यम से सरसों की उन्नत किस्मों और तकनीकों की जानकारी किसानों को देकर सरसों का उत्पादन एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निदेशालय सदा सेवारत है।